नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के कुलपति प्रोफेसर DP सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। आप इंदौर विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं जी जी। और एक ऐसे विश्वविद्यालय में जहां भारी राजनीति होती है, आपको लगता है कि काफी राजनीति का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जहां इतनी बड़ी तादाद में छात्र हैं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत 268 कॉलेज हैं, हमारे बहुत सारे विभाग हैं जो कि UTD के रूप में कार्यरत हैं। तो राजनीति मुझे लगता है एक सामाजिक जीवन का हिस्सा है और छात्र राजनीति अपनी जगह है। तो जो विश्वविद्यालय की परिधि में चीजें आती हैं उस हिसाब से चीजों को देखना पड़ेगा और मुझे लगता है कि हर चीज को राजनीतिक चश्मे से भी नहीं देखना चाहिए। मेरा तो तरीका यही होगा। लोग कहते हैं कि कुलपति की नियुक्ति बड़ी राजनीतिक दबाव वाली है, बड़ी पहुंच के बाद नियुक्ति होती है, तो आपकी बहुत पहुंच है क्या राजनीति? मैं तो बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूँ, किसान का बेटा हूँ और लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति बनने से पूर्व मैं 2 विश्वविद्यालयों का कुलपति रहा हूँ। एशिया के सबसे बड़े रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मैं वाइस चांसलर रहा। उससे पहले मध्य प्रदेश के ही डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का मैं कुलपति रहा हूँ और उसके पश्चात मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी कोई राजनीतिक पहुंच नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी मैंने कार्य किया है उसी का एक तरह से परिणाम है जो कि मैं आज इस पद पर हूँ। इंदौर विश्वविद्यालय की बात करें, क्या योजनाएं आपके दिमाग में है इंदौर विश्वविद्यालय को लेकर? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को लेकर के मेरे मन में बहुत सी योजनाएं हैं और जैसा मैंने कहा कि मुझे 7 वर्ष का 2 विश्वविद्यालयों के संचालन का अनुभव है। मैं बहुत सी भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित समितियों में भी रहा हूँ। शिक्षा का ताना बाना आज क्या है, भविष्य में क्या होना चाहिए, शिक्षा की बुनियाद का आधार क्या होना चाहिए, इसमें थोड़ी सी मेरी सक्रिय भूमिका रही है और मैं भविष्य के परिदृश्य को लेकर के चिंतित भी हूँ और उस अनुभव के आधार पर चाहता हूँ कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में शिक्षा के परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन हो। हमारी योजनाएं जो भविष्य की हैं वो जहाँ एक और हमारे इस क्षेत्र के विकास से जुड़ी हुई हों, उसके साथ साथ यहाँ के विद्यार्थियों के भविष्य को जो उज्ज्वल कर सके, उनके प्लेसमेंट्स अच्छे हों, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट में के क्षेत्र में जो है वो पारंगत बन सके। ऐसी कुछ योजनाएं शुरू करने का मेरा विचार है जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ सोशली रिलीवेंट रिसर्चेस पे हमारा फोकस रहेगा, वहीं एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोफेशनल एजुकेशन पर भी हमारा फोकस रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो विद्यार्थी हों वो अपने ही विषय में केवल पारंगत न हो बल्कि वो एक अच्छे इंसान भी बने और उनकी पर्सनैलिटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, समग्र विकास हो, तभी जाकर के वो अच्छे अपने भविष्य में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन सर, जहाँ CET के एग्जाम वक्त पे नहीं होते, परीक्षाएं वक्त पे नहीं होती, रिजल्ट वक्त पे नहीं आते, विद्यार्थियों के साल बर्बाद हो जाते, जहाँ ऐसी बेसिक परेशानियां हो, वहां पर आपकी योजनाएं जो भविष्य का ताना बाना आप देख रहे हैं कैसे पूरा होगा? देखिए, ये तो शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी संस्थाएं हैं उनके सामने चुनौतियां हैं। अब जैसी परीक्षा की आपने चर्चा की, मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो सेमेस्टर प्रणाली है और उसको शुरू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और इसलिए जो आज की जो समस्या हमारे सामने है परीक्षाओं को लेकर के, परीक्षा परिणाम को लेकर के, प्रवेश को लेकर के, ये मैं समझता हूँ कि एक जो सिस्टम इवॉल्व हो रहा है उसकी कुछ टीडिंग प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन विश्वविद्यालय इसके प्रति सचेत है, सजग है और भविष्य में इसमें सुधार की जो गुंजाइश है उनको हम करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी बदनामी की बात रही विश्वविद्यालय के लिए, MSc केमिस्ट्री के विद्यार्थियों के रिजल्ट बहुत खराब निकले। क्या इसमें अंतर्गत राजनीति थी या क्या कारण था कि कहीं 2% विद्यार्थी पास हुए, कहीं 10% विद्यार्थी पास हुए? कापियां देखी गई तो पता चला कि जोड़ बाकी की मामूली गलतियां थी। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, कुछ व्यवस्थागत त्रुटियां हो सकती हैं और उनको जो जहाँ इस तरह की चीजें हैं उनको देखा जाएगा और भविष्य में इस तरह की त्रुटियां न हो ये सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएगी। क्या इसमें भीतरी हाथ है, कुछ सबोटाज किया किसी ने? मैं ये कहने की स्थिति में तो नहीं हूँ। जैसा मैंने कहा कि मैं उसको गंभीरता से ले रहा हूँ इस तरह की चीज़ों को जो भी हमारे सामने आ रही हैं
और भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, ये सुनिश्चित करने का हम प्रयास जरूर करेंगे। इंदौर विश्वविद्यालय, देवी हीरा विश्वविद्यालय में रिसर्च का स्टैंडर्ड संतुष्टि के लायक है? मुझे लगता है, देखिए, एक संस्था प्रमुख को सिद्धांत कभी भी संतोषी नहीं होना चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जहां आज हमें उससे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मैं ये जरूर कहूंगा कि बहुत सी गुंजाइश है रिसर्च के क्षेत्र में और अच्छा करने की, और रिसर्च ग्रांट ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। हमारे कुछ अच्छे विभागों में अच्छी शोध परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे कम से कम यूटीडी की हर फैकल्टी के पास एक मेजर या माइनर प्रोजेक्ट हो, और उनके पास शोध छात्र हो, अनुसंधान हो, लेकिन उसके साथ साथ सोशली रिलेवेंट रिसर्चर्स हो। इस पर भी मेरा फोकस है। मालवा क्षेत्र के विकास में योगदान हमारे इस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का भविष्य में हो, ये भी हमें देखना होगा। एक शिक्षाविद के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में हमारी रिसर्च इतनी समाज के लिए अनुपयोगी क्यों होती है? ऐसे ऐसे विषयों में पीएचडी होती है जिसका समाज से कोई सरोकार नहीं होता। जापान जैसे देश में आमतौर पर वो रिसर्च जिसका समाज में कोई योगदान नहीं, उसे मान्य नहीं करते। अब उदाहरण दे रहा हूं मैं, साहित्य विषय में ही ऐसे लेखकों की ऐसी कहानियों पर समीक्षा होगी कि फलाने लेखक की फलाने उपन्यास में सामाजिक सरोकार क्या रहे। अब ऐसे रिसर्च होती है, लाइब्रेरी में आकर पड़ी रहती है, डिग्री मिल जाती है, उसका कोई उपयोग समाज में नहीं। मैं आपसे इस चीज से सहमत हूं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सभी रिसर्च ऐसी हैं, लेकिन हाँ, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि समाजोपयोगी और राष्ट्रीय विकास से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उन पर हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। और हमें जो अनुसंधान के विषय हैं, जो हमारे रिसर्चेस के टॉपिक्स हैं, उनको बड़ा ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक उनका चयन करना चाहिए, और अल्टीमेटली समाजोपयोगी विषय को हमें चुनना चाहिए। और इसके लिए हमने अपने जो हमारे एचओडीज हैं, उनकी बैठक में इसके लिए हमने उनको निर्देशित भी किया है। हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स के लिए जी और एक्सीलेंस के लिए वर्ल्ड बैंक के कोई प्रोजेक्ट आने वाले हैं, क्या है वो? उसमें आपके भी कोई वर्कशॉप हुए हैं आपके? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक के माध्यम से रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन एंड एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन इन मध्य प्रदेश, इस पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा पहल की गई है। और इसके बारे में शुरुआती तौर पर एक नेशनल कंसल्टेशन भोपाल में हुआ था, बाद में रीजनल कंसल्टेशंस और कॉन्क्लेव्स हुए हैं डिफरेंट विश्वविद्यालयों में, जिसमें कि हमारे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में भी एक कॉन्क्लेव हुआ था, जिसमें वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट्स थे, हमारे मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारीगण थे, और उज्जैन और इंदौर विश्वविद्यालय से संबंधित लोग उसमें शामिल हुए। और इसके आधार पर भविष्य में ऐसा लग रहा है कि कुछ 1 या 2 विश्वविद्यालयों को चयनित किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के लिए, और हमारी कोशिश है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय उसमें शामिल हो, जिससे कि यहाँ के लिए विकास के रास्ते खुले। हमारे विद्यार्थियों को, हमारे शिक्षकों को जो है विश्व प्रतिस्पर्धा, जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, उसके हिसाब से तैयार करने की यहाँ प्रवृत्ति पैदा हो, और समग्र विकास में एक उसकी हिस्सेदारी हो सके। आप पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रहे हैं, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में रहे हैं, दोनों ही केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। हाँ जी। और इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ऐसा जो बहुत ही उपेक्षित है, जिसके कुल बजट का 4% भी राज्य सरकार नहीं देती। सरकार पैसा नहीं देती तो इसका अर्थ है कि विश्वविद्यालय को अपने खर्चे खुद निकालने होते हैं। खर्चे खुद निकालने के लिए विश्वविद्यालय को छात्रों से फीस लेनी पड़ती है। अधिकतर ऐसे कोर्स चलाने पड़ रहे हैं, कई कोर्स ऐसे चलाने पड़ रहे हैं जिसकी फीस विद्यार्थियों से ली जाती है। इसका मतलब है शिक्षा महंगी होती है। तो इससे कैसे विश्वविद्यालय बचे? अब तो विश्वविद्यालय, इंदौर विश्वविद्यालय 50वां वर्ष मनाने वाला है 2 साल बाद। कैसे 50 साल में किस तरह शिक्षा की उपेक्षा हुई? क्या होगा, इसका उपाय क्या है? मैं इस चीज से तो सहमत हूँ। न केवल प्रदेश सरकार को बल्कि भारत सरकार को जो है शिक्षा के मद में जो है ज्यादा राशि उपलब्ध करानी चाहिए। शिक्षा को सीधे राष्ट्रीय विकास से जोड़कर देखना चाहिए, प्रादेशिक विकास से जोड़ करके देखना चाहिए। और जब इस तरह से देखेंगे तो जो हमारी पॉलिसीज में, हमारे फंड एलोकेशन में, हमारी प्लानिंग में, हमारे एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स में वो प्रायोरिटीज दिखनी चाहिए शिक्षा के लिए। और इसलिए जहां एक और प्रादेशिक सरकारों को और भारत सरकार को ज्यादा राशि उपलब्ध करानी चाहिए विश्वविद्यालयों को, वहीं ये जरूर है कि रिसर्चेस के माध्यम से, रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह के माध्यम से विश्वविद्यालयों की भी ये कोशिश होना चाहिए कि वो ज्यादा रिसोर्स जनरेशन करें और एक कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, फॉस्टरिंग एक्सीलेंस इन रिसर्च एंड टीचिंग, ये लाने की कोशिश करनी चाहिए।
स्वर्ण जयंती समारोह की क्या तैयारी आप कर रहे हैं? क्या कोई विशेष योजना जैसे आपने सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के लिए की थी, खास योजनाएं आपने बनाई थी, ऐसी कुछ योजना है क्या इंदौर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अभी थोड़ा समय है और इसलिए कुछ समितियां बना करके हम पूरा एक प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार को और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विशेष ग्रांट के लिए सबमिट करेंगे, जिसमें हम चाहेंगे कि साल भर ये हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज, लिटरेरी एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चलती रहें और उसके माध्यम से न केवल उत्सवी माहौल बने बल्कि आगे की दिशा, भविष्य की दिशा तय होगी। आगे आने वाले वर्षों में विश्वविद्यालय की दिशा क्या होगी, यहाँ के क्षेत्रीय विकास में और प्रादेशिक विकास में, राष्ट्रीय विकास में उसकी भूमिका क्या होगी, इसके बारे में भी विश्वविद्यालय के लिए ये मुकाम है, पड़ाव है, चिंतन का है और हम ये करने की कोशिश करेंगे। इंदौर ऐसा शहर है जहाँ IIM भी है, IIT भी है। जी जी जी। इंदौर विश्वविद्यालय के बहुत सारे कॉलेजेस हैं और एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना भी विश्वविद्यालय की थी। 2 बार उसका शिलान्यास हो चुका है। अब सुनने में आया कि सरकार वो जमीन ले रही है विश्वविद्यालय से, तो कोई कोशिश करेंगे आप मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए या आपने उसको त्याग दिया है? नहीं, देखिए अभी मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ, 1.5 माह ही हुआ है यहाँ आए हुए। मेरे ध्यान में ये चीज लाई गई है और संयोग से मेरी चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से व्यक्तिगत चर्चा हुई है। हमारे कार्य परिषद के सदस्यों ने भी उनसे चर्चा की है और हमने मध्य प्रदेश शासन को इसके लिए एक पत्र लिखा है जिसमें निवेदन किया है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को नामित करें जिनके साथ विश्वविद्यालय इस बारे में चर्चा करे और भविष्य में एक विस्तृत प्रस्ताव शासन को पेश किया जा सके। तो पूरी उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करके ही हम आगे इसमें प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। किसी भी काम में जहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों, बहुत ज्यादा राजनीति हो जाती है। विश्वविद्यालय में जहाँ इतने लोग हैं, राजनीति से कैसे बचते हैं आप? जी देखिए, राजनीति तो देखिए एक जीवन का अंग जैसा है और उसे कोई उस तरह से नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है कि स्वयं को, कुलपति को अपने को इससे परे रखना चाहिए और एक शिक्षाविद के रूप में ही मैं चाहता हूं कि मेरी पहचान हो और मेरे जो निर्णय हो वो गैर राजनीतिक हो, गुटबाजी से दूर हो। मेरी तो कुलपति के रूप में सभी को साथ लेकर के चलने की प्रवृत्ति है और किसी भी आधार पर हम डिस्क्रिमिनेट न करें, ये हमारी कोशिश रहती है। और जिसमें जो अच्छा है, सभी के अंदर कुछ न कुछ पोटेंशियल है, अच्छा है, उस अच्छे पोटेंशियल को हम इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लॉइट करें, उसका मैनिफेस्टेशन हो और एक सामूहिक जब प्रयास इस तरह से होंगे तो कुछ अच्छे परिणाम भविष्य में विश्वविद्यालय की प्रगति में दिखाई देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप कुलपति हैं, लेकिन विश्वविद्यालय कार्य परिषद के कई सदस्य ऐसे हैं जो अपने आप को कुलपति से भी अधिक समझते हैं और हर बार पिछले 2 कार्य परिषद की बैठक में आपने लंबे लंबे प्रवचन दिए, आपने लोगों को बताया कि विश्वविद्यालय का विकास ऐसे होना चाहिए, आपको कैसी दृष्टि रखनी चाहिए, तो लोगों ने सुन ली आपकी बात? नहीं, मुझे ये प्रसन्नता है, प्रवचन शब्द तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मैंने जो निवेदन किए उसके कार्य परिषद के सदस्यों ने उससे सहमति व्यक्त की और हम चाहते हैं कि कार्य परिषद की बैठकों में न केवल हम एजेंडा पर बात करें। कार्य परिषद एक सर्वोच्च बॉडी है विश्वविद्यालय में डिसीजन मेकिंग की और पॉलिसी मेकिंग की और इसलिए भविष्य की दिशा क्या हो विश्वविद्यालय की, उसकी विकास कैसे हो, कैसे ज्यादा फंड्स ला सकें, इन पे भी हमको चर्चा करनी चाहिए और हमने इसकी शुरुआत की है और मुझे खुशी है कि कार्य परिषद के सम्मानित सदस्य इसमें मुझे सहयोग कर रहे हैं। IIM कई बार इंडस्ट्री से जुड़ के काम करता है। क्या विश्वविद्यालय के कुछ संस्थान, कुछ स्कूल, कुछ अध्ययनशालाएं ऐसा कुछ कर रही हैं? नहीं, इसकी बहुत आवश्यकता है, कर रही है, लेकिन उसका कोई मैकेनिज्म फॉर्मल तरीके से नहीं हुआ है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री पार्टनरशिप सेल बने और इसके माध्यम से ज्यादा इंडस्ट्रीज से इंटरेक्शन हो। इंदौर के तो आसपास इंडस्ट्रीज हैं और न केवल इंडस्ट्रीज, लेकिन जो छोटे इंटरप्राइजेज हैं या पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन होना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज में और जो कोर्सेज की ऑन द जॉब ट्रेनिंग है उनका जो है वो इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग हो, इसकी भविष्य में कोशिश होगी और ये बहुत आवश्यक है। आप प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, कुलपति जैसी कुर्सी पर बैठकर आपको कैसा लगता है, जहां दिन भर फाइलों पर दस्तखत करना? हमारे एक परिचित है प्रोफेसर सरोज कुमार, वे कॉलेज के प्रिंसिपल बनाए गए प्रोफेसर थे, तो कुछ दिनों बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि मुझे रोज सैकड़ों जगह दस्तखत करने पड़ते थे, पूरा दिन मेरा दस्तखत करने में ही बीत जाता था। तो आपको कैसा लगता है जो रचनात्मक काम छोड़ के प्रशासनिक कार्य करना? देखिए, मुझे लगता है कि प्रोफेसर या इस पर रहने के पश्चात भी शैक्षिक प्रशासन उसका एक हिस्सा बनता है भविष्य में जाकर के
और मुझे लगता है कि रचनात्मक प्रवृत्ति जो है वो व्यक्ति को नहीं छोड़नी चाहिए, और उस प्रशासकीय कार्य में तो थोड़ा दस्तखत वगैरह करने पड़ते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि उसके साथ अलावा भी जो हमारा एक अकादमिक पक्ष है, क्योंकि वाइस चांसलर एकेडमिक हेड भी है, वो जहाँ एक प्रशासनिक हेड है एकेडमिक हेड भी है, और इसलिए एकेडमिक्स में अकादमिक क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए, अनुसंधान की गति क्या होनी चाहिए, किन विषयों पर होनी चाहिए, इसका मार्गदर्शन देना भी कुलपति का दायित्व है, और इसके लिए कुलपति को समय निकालना चाहिए। मैं तो एक बैलेंस बना करके इस दिशा में कोशिश कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय की जो संरचना है, कुलपति जी तो आते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं, जी जी, लेकिन जो स्टाफ होता है जी जी, वो वही रहता है, और कई बार वे लोग कुलपति पर या शिक्षाविदों पर भारी पड़ जाते हैं। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म हो सकता है कि सारे लोगों में अदला बदली होती रहे और सर्वोच्चता शिक्षा के क्षेत्र के लोगों की ही रहे? ये इसलिए मैं तो हमेशा जब अपने शिक्षकों को, कर्मचारियों को संबोधित करता हूं तो उनसे हमेशा ये कहता हूं कि इसके विश्वविद्यालय के विकास के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित आपको होना चाहिए, और सबसे ज्यादा इसके बारे में दिशा तय करने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। कारण यह है कि उनको 30 से 35 साल तक यहाँ सेवा करनी है, क्योंकि आज की जो व्यवस्था है उसमें ये अधिकारियों के, तो हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारियों के ट्रांसफर्स होते हैं, लेकिन बाकी कर्मचारी और शिक्षकों के नहीं होते, और ये फिर अलग विषय हो जाएगा कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज की स्थिति में नहीं है, और इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालय के भविष्य के बारे में सोचें, यहाँ के विद्यार्थियों के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, क्योंकि कुलपति तो आते जाते रहेंगे, और इसलिए कुलपति जो आए हैं उनसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ क्या विश्वविद्यालय को मिल सकता है, ये कर्मचारी और शिक्षकों के सहयोग से ही संबंधित है, जो कि उनको ऐसी भूमिका निभानी चाहिए। आपको क्या लगता है इंदौर विश्वविद्यालय की क्या खूबियां हैं जो और विश्वविद्यालयों में शायद नहीं? क्या खूबियां हैं? मुझे लगता है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जिस तरह से इसका विकास हुआ है, ये साइंस और मैनेजमेंट सेंटर्ड विषयों पर फोकस रहा है, और इसमें जो बहुत से पाठ्यक्रम हैं जो कि दूसरे विश्वविद्यालयों में नहीं है, ये इसकी अद्वितीयता है। और इसके अलावा यह है कि रेजिडेंशियल के साथ साथ, यूटीडी के साथ साथ इसमें कॉलेजेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें हर तरह के कॉलेज हैं, बीएड कॉलेजेस भी हैं, मैनेजमेंट कॉलेज भी हैं, आज की स्थिति में मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, विश्वविद्यालय का अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो एक पूरी की पूरी एजुकेशनल डिसिप्लिन्स की डाइवर्सिटी है इस विश्वविद्यालय में, और इसलिए ये इसकी अद्वितीयता है। और एफिलिएशन कम रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी होने के नाते एक बहुत बड़े वर्ग को तक ये पहुंचती है, बड़े क्षेत्र में जो इसकी टेरिटरी है। और दूसरी चीज ये है कि ट्राइबल पॉपुलेशन को भी ये कैटर करती है, जो इसमें शामिल हैं, और इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ट्राइबल पॉपुलेशन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन स्ट्रीम है एजुकेशन के माध्यम से उसमें ला सकें, और एक इंक्लूसिव एजुकेशन की जो परिकल्पना है हमारी सरकार की, उसमें सम्मिलित कर सकें। ये इसका फोकस रहना चाहिए भविष्य में। आप क्या कोई खास योजना आपकी है? क्योंकि इंदौर से लगे हुए सभी जिले, धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, खंडवा आदिवासी बहुल इलाके हैं जहाँ के विद्यार्थी आपके सामने, उनके लिए कोई विशेष योजना सोचते हैं? मैंने अपने एचओडी से ये आग्रह किया है कि हम रिसर्चर्स के जो टॉपिक हैं वो ज़्यादा इस तरह से लें जिससे कि मालवा रीजन के डेवलपमेंट में उसकी जो कल्चरल हेरिटेज है, ट्राइबल पॉपुलेशन का जो कंपोनेंट है, उसको कैसे कैटर करे, और एक पूरा का पूरा डेटाबेस तैयार होना चाहिए अभी तक जो रिसर्च हुई है। और भविष्य में जैसे मान लीजिए हमसे कोई ब्लूप्रिंट सरकार को बनाना हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल्स या फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मालवा रीजन, तो उसमें हम ये एजुकेशनल इनपुट, एकेडमिक इनपुट, रिसर्च इनपुट प्रोवाइड कर सकें, जिसके आधार पर सरकार कुछ योजनाएं बना सके उनके ट्राइबल पॉपुलेशन के विकास के लिए। ऐसी चुनौती मैंने अपने एचओडीज के सामने रखी है। आपके विश्वविद्यालय में, इंदौर विश्वविद्यालय में कई छात्र नेता से जो 10-10 साल, 12-12 साल से विश्वविद्यालय के छात्र, और उनका रोज का काम जैसे रोजंदारी पर नारे लगाना ही है, उनसे कैसे निपटेंगे आप? मुझे लगता है कि ये इसके बारे में थोड़ा विचार करना पड़ेगा, और अभी तो ये है कि जिस तरह से चीजें हमारे सामने आ रही हैं उनका निराकरण हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये स्वयं विद्यार्थियों को तय करना चाहिए कि विद्यार्थियों को एक पढ़ने पढ़ाने का, अध्ययन अध्यापन का माहौल सही मिले, और ऐसे लोगों की कहने में लोग ना आए। रैगिंग के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, जी। उसमें हर विद्यार्थी को, उसके माता पिता को एक शपथ पत्र देना अनिवार्य है जी। कि मेरा बेटा रैगिंग नहीं करेगा और मैं नहीं करूंगा। क्या ये इतने सारे लोगों की इंसल्ट नहीं है? जो लोग नहीं करने वाले रैगिंग, उनसे शपथ पत्र लेना
देखिए, ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय थे। निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ नीति निर्धारण किया है, कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं और इसकी गाइडलाइंस जारी की हैं, जो कि मैंडेटरी नेचर की हैं। उसी का पालन जो है विश्वविद्यालय कर रहा है। मुझे लगता है कि इसको इंसेंटिव्स के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक रैगिंग मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में एक सहभागी बनने की एक कोशिश का हिस्सा हो चुका है। अब तो हम तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय तो हो चुका है, लेकिन देश, आप देखते हैं देश में बहुत से विश्वविद्यालयों में बहुत जगह पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से कि शिक्षा मंदिरों में परेशानी होती है। उसी की वजह से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रोफेसर सिंह, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बातचीत की, मुझे भी अच्छा अभी करीब 4 साल आपको और इसी पद पर रहना है और अगले 2 साल बाद इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती समारोह, स्वर्ण जयंती वर्ष भी आने वाला है। जी। विश्वास है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय बहुत तरक्की करेगा और आपकी लीडरशिप में विश्वविद्यालय आगे जाएगा। लाखों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। बहुत अच्छा। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।